हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप एवरीथिंग गोइंग ग्रेट। आज हम मिले हैं टू रिवाइज द एंटायर चैप्टर ऑफ चार्ज ऑफ जीएसटी। हमें पता है मैम एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैम, बिफोर वी मूव ऑन टू द एक्चुअल चार्जिंग सेक्शन और द लेवी कलेक्शन सेक्शन, एक बार सिर्फ 5 मिनट में आईजीएसटी एक्ट के 3 सेक्शंस है जो हमें पता होने चाहिए, वो हम देख लेंगे। मैम, सेक्शन 7 ऑफ आईजीएसटी एक्ट विच टॉक्स अबाउट इंटर स्टेट सप्लाई, section 8 of IGST Act which talks about intra-state supply and section 9 which talks about territorial waters of India। हम बोलते हैं मैम कि अगर सप्लायर का लोकेशन और प्लेस ऑफ सप्लाई दो अलग स्टेट या दो अलग यूटी में है तो उसे इंटर स्टेट सप्लाई मानेंगे और उसमें आईजीएसटी लग जाएगा। लेकिन अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों सेम स्टेट सेम यूटी में ही है तो C+SGST लगेगा, उसको हम इंट्रा स्टेट सप्लाई मान लेते हैं। लेकिन अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर या प्लेस ऑफ सप्लाई टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया में है तो हम उसको क्या करेंगे, डीम अज्यूम करेंगे कि वो नियरेस्ट कोस्टल स्टेट यूटी पे सिचुएटेड है एंड फिर अकॉर्डिंगली CS या IGST का डिसीजन लेंगे। इंपोर्ट चाहे गुड्स का हो चाहे सर्विसेज का हो, एक्सपोर्ट चाहे गुड्स का हो चाहे सर्विसेज का हो, हमेशा हम उसको इंटर स्टेट सप्लाई ही मानते हैं। इवन अगर आप कभी स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट या डेवलपर को सप्लाई करो या उनसे कोई भी सप्लाई लो तो वो भी हमेशा इंटर स्टेट सप्लाई ही हो जाता है। मैम, ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जो सप्लाई तो है पर कहीं फॉल नहीं हो रहा, इंट्रा स्टेट सप्लाई नहीं बन रहा, ऐसा कुछ भी है तो हम उसको ऑटोमेटिकली रेसिड्यूरी पॉइंट के चलते इंटर स्टेट सप्लाई मानेंगे और आईजीएसटी एक्ट लगा देंगे। वेरी सिंपल, बस एक ये छोटा सा एक्सप्लेनेशन दिमाग में रखना है। वैसे तो अनलेस अदरवाइज मेंशन्ड मैं जो भी एक्ट बोलूंगी हमेशा सीजीएसटी एक्ट ही होगा, बट बस आईजीएसटी एक्ट के ये 3 सेक्शन जहां पे लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई को देख के डिसीजन लिया जाएगा, ना कि लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। समझो आज मैं गुजरात से हूं तो मेरा लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट तो गुजरात है पर मैं गोवा जाके एक रिसोर्ट बुक कर लेती हूं तो ऐसे केस में मैम अकोमोडेशन सर्विसेज के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई चैप्टर में देखा है कि जहां पे होटल होगा वही प्लेस ऑफ सप्लाई, तो मैम प्लेस ऑफ सप्लाई तो गोवा बन जाएगा एंड जो सप्लायर है रिसोर्ट का ओनर, रिसोर्ट खुद, वो भी तो गोवा में ही रजिस्टर्ड होगा मैम, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर भी गोवा। तो भले ही मैं रेसिपिएंट गुजरात की हूं पर फिर भी ये क्या माना जाएगा, इंट्रा स्टेट सप्लाई ही माना जाएगा, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई, ना कि लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। राइट मैम, इतना सा इंफॉर्मेशन लेके अब हम एक्चुअली स्टार्ट करते हैं हमारा चार्ज दैट इज लेवी का चैप्टर। सीजीएसटी एक्ट सेक्शन नंबर 9, द चार्जिंग सेक्शन, लेवी एंड कलेक्शन सेक्शन, करस्पॉन्डिंगली सेम टू सेम सेक्शन आईजीएसटी एक्ट में सेक्शन 5 में दिया गया है। नाउ मैम, चार्जिंग सेक्शन में हमें पढ़ने हैं 5 सब सेक्शन। सबसे पहला नॉर्मल लेवी। नॉर्मल लेवी सिंपली बोलता है कि देखो भाई, अगर इंट्रा स्टेट सप्लाईज करोगे तो C+SGST, इंटर स्टेट सप्लाईज करोगे तो आईजीएसटी। मतलब सीजीएसटी एक्ट में सीजीएसटी के बारे में लिखा है, आईजीएसटी में आई के बारे में और एसजीएसटी में एस के बारे में। मैंने कंबाइंड करके कॉमन नॉर्मल लेवी का यहाँ पे आपको प्रोविजन दे दिया विच सिंपली सेज कि भाई सारी सप्लाईज पे जीएसटी लगेगा। अब इंट्रा इंटर कैसे करना है वो हमने ऑलरेडी समझ लिया। एक्सेप्ट, लेकिन मैम, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और अल्कोहलिक लिकर को मैन्युफैक्चर करने के लिए ये जो रेक्टिफाइड स्पिरिट्स, अननेचर्ड, एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल यूज होती है, ये सब पे जीएसटी नहीं लगेगा। चार्जिंग सेक्शन में ही पर्टिकुलरली एक्सेप्शन डाल के लिख दिया है कि अगर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अल्कोहलिक लिकर है या अननेचर्ड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल या स्पिरिट है जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होती है, उन पे जीएसटी नहीं लगाना है। उन पे आज भी मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज और सेल्स पे वैट सीएसटी लग जाता है। तो मैम, अल्कोहल को छोड़ के बाकी सारे गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करने पे जीएसटी लगेगा। कौन कैसे कलेक्ट करेगा, तो टैक्सेबल पर्सन प्रिस्क्राइब मैनर में कलेक्ट करेगा, कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे कर देगा। मैम, जीएसटी की अमाउंट लाने के लिए हमें 2 ही वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट है, एक वैल्यू और एक रेट। तो वैल्यू क्या बोलती है मैम, मान लो 1000 रुपए का प्रोडक्ट है और उस पे 5% जीएसटी लग रहा है तो आई नो के 50 रुपीज मेरा जीएसटी अमाउंट हो जाएगा। सो टू अराइव एट जीएसटी अमाउंट आई नीड वैल्यू जो सेक्शन 15 के हिसाब से अपन समझ लेंगे, एंड आई नीड रेट
जो बोलता है कि भाई गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी HSN कोड के अकॉर्डिंग सारे गुड सर्विसेज का रेट। गवर्नमेंट को नोटिफाई करने के लिए रिकमेंडेशन कौन देता है मैम? GST काउंसिल। सो ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल गवर्नमेंट विल नोटिफाई कि ये रेट ऑफ GST एप्लीकेबल होना चाहिए। अकॉर्डिंगली हम वैल्यू और रेट को मल्टीप्लाई करके GST का अमाउंट निकाल लेंगे। दिस इज ऑल अबाउट नॉर्मल लेवी। देन मैम 9(2) बोलता है GST ऑन नैप। ये 5 प्रोडक्ट है मैम। हमने बोला इनको तुम जाओ जाके नैप ले लो। इन 5 प्रोडक्ट को हमने बोला अभी तो देर है, तुम जाओ तब तक सो जाओ, तुमको उठा देंगे। तो हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल और पेट्रोलियम क्रूड, इन पे GST आज एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन फुटूरे बोले तो मैम फ्यूचर, फुटूरे में गवर्नमेंट एक डेट नोटिफाई करेगी काउंसिल के रिकमेंडेशन पे, जब से इनके ऊपर GST लगना चालू हो जाएगा। बस मैम, तो एज ऑफ नाउ हमारे लिए इररेलेवेंट हो गया क्योंकि अभी तो GST नहीं लग रहा, फ्यूचर में किसी डेट से लगेगा। देन मैम वी टॉक अबाउट सेक्शन 9(3) जो बात करता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की। मैम क्या होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म? देखो नॉर्मल लेवी में हमने क्या देखा कि नॉर्मली सप्लायर GST कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को पे कर देगा। लेकिन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में सप्लायर GST कलेक्ट नहीं करता, वो सिर्फ अपना टैक्सेबल वैल्यू लेता है, जेब में रखता है और चला जाता है। जो GST का अमाउंट बनता है वो रेसिपिएंट ही सामने से जाके और गवर्नमेंट को पे करता है। यू अंडरस्टैंड, बर्डन शिफ्ट नहीं हो रहा है, कंप्लायंस शिफ्ट हो रहा है। अगर नॉर्मल फॉरवर्ड चार्ज है 100 रुपए के गुड्स है और 5 रुपए का GST है, तो जो रेसिपिएंट है वो 105 देगा सप्लायर को, सप्लायर 100 अपने पास रखेगा और 5 गवर्नमेंट को दे देगा। अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होगा तो मैम रेसिपिएंट सप्लायर को 100 ही देगा और रेसिपिएंट खुद से गवर्नमेंट को जाके क्या करेगा? 5 GST दे देगा। सो इफ यू अल्टीमेटली सी मैम रेसिपिएंट की जेब से 105 ही जा रहा है, यस, सप्लायर को लास्ट में 100 ही मिल रहा है, हाँ, और गवर्नमेंट को 5 मिल रहा है, हाँ। तो चाहे फॉरवर्ड चार्ज हो चाहे रिवर्स चार्ज हो, जेब सबकी सेम या खाली होने वाली है या सेम भरने वाली है। इट इज जस्ट अबाउट द कंप्लायंस के फॉरवर्ड चार्ज में सप्लायर कलेक्ट करके गवर्नमेंट को भरता है, पर रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट खुद ही आगे रह के जाके गवर्नमेंट को टैक्स देता है, सप्लायर के थ्रू नहीं देता है। तो ऐसी कौन सी गुड्स और सर्विसेज नोटिफाइड है, ऐसी कौन सी गुड्स और सर्विसेज नोटिफाइड है जिनके ऊपर रेसिपिएंट ही सामने से जाके RCM में गवर्नमेंट को टैक्स भर देता है? ये हमें समझना है। तो सबसे पहले यहाँ पे बर्डन शिफ्ट नहीं होता, जिसको टैक्स बेयर करना है वो तो हमेशा रेसिपिएंट ही रहेगा। इट इज जस्ट अबाउट द स्टैट लायबिलिटी या कंप्लायंस बोल लो, जो शिफ्ट होता है सप्लायर से रेसिपिएंट के ऊपर। तो मैम RCM गुड्स पे भी होता है, RCM सर्विसेज पे भी होता है। इंटर लेवल पे तो सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज का ही RCM एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है। फाइनल पे भी पहले तो सिर्फ सर्विसेज का ही होता था, बट अब फाइनल लेवल पे RCM ऑन गुड्स भी क्या कर लिया है? इंक्लूड कर लिया है। दिस इज फॉर CA। अगर आप एक CMA स्टूडेंट हो और आप ये रिवीजन वीडियो देख रहे हो तो इंटर फाइनल दोनों ही लेवल पे RCM ऑन गुड्स एप्लीकेबल हो जाता है। CA फाइनल में भी RCM ऑन गुड्स एप्लीकेबल हो जाता है। सिर्फ CA इंटर पे RCM ऑन गुड्स नहीं आता है, ओनली एंड ओनली RCM ऑन सर्विसेज ही एप्लीकेबल होता है। मैं इस वीडियो में CMA इंटर स्टूडेंट्स के लिए या फाइनल स्टूडेंट्स के लिए भी RCM ऑन गुड्स करवाने वाली हूँ। अगर आप CA इंटर में हो तो आप RCM ऑन गुड्स छोड़ देना, स्किप कर देना, सर्विसेज आपके ऊपर एप्लीकेबल है, ठीक है, और बाकी सबके लिए तो गुड्स भी एप्लीकेबल हो जाता है। तो मैम पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से गुड्स के ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है, बाद में हम सर्विसेज देख लेंगे। तो गुड्स को लर्न करने के लिए एक बहुत ही मस्त क्यूट सिंपल टेक्निक मैंने बनाई है। वी कॉल इट एज 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर है मैम। ये क्या है? तो देखो टोटल 10 गुड्स है जिनके ऊपर RCM लगता है। 1 + 2 3 + 3 6 + 4 10 गुड्स है। 1 बोलता है एक रजिस्टर्ड पर्सन दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट सप्लाई करेगा तो उसके ऊपर RCM लग जाएगा। 2 बोलता है कि एक अनरजिस्टर्ड पर्सन किसी रजिस्टर्ड पर्सन को पहला एसेंशियल ऑयल सप्लाई करेगा एंड दूसरा अगर मेटल स्क्रैप सप्लाई करेगा URP to RP तो उसके ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा। देन मैम 3 बोलता है
कि 3 अजीब चीजें हैं, 3 अजीब गुड्स है जिनके ऊपर आरसीएम लगता है। अच्छा मैम, इंडिया में अजीब कौन है? सबसे अजीब तो गवर्नमेंट है मैम, इंडिया में गवर्नमेंट से तो अजीब कोई है ही नहीं, कुछ तो भी करते रहते हैं, राइट। तो 3 में सबसे पहला, जब गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से लोकल अथॉरिटीज लॉटरीज निकालती है ना, तो ये लोग जब लॉटरी के टिकट लॉटरी के एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर को देंगे तो उसके ऊपर आरसीएम लग जाएगा। नाउ अंडरस्टैंड, आपने नॉर्मली एजेंट से टिकट खरीदा तो उस पे आरसीएम नहीं लगेगा, पर्टिकुलरली देखना है सप्लायर कौन, रेसिपिएंट कौन, तभी आरसीएम लगेगा। तो अगर पर्टिकुलरली गवर्नमेंट ने ये लॉटरी के टिकट एजेंट्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स को सप्लाई करे हैं तो ही आरसीएम लगता है। जब एजेंट फर्दर हमें सप्लाई कर देते हैं तो आरसीएम नहीं लगता, नॉर्मल एफसीएम, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ही लगता है। तो आपको सिर्फ गुड्स के नाम नहीं, आपको सप्लायर और रेसिपिएंट भी याद रखना है, इसलिए 1 2 3 4 का टेक्निक बनाया है, राइट। तो गवर्नमेंट ने लॉटरी टिकट्स दिया फर्दर लॉटरी के एजेंट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स को, या फिर मैम गवर्नमेंट कई बार हमारे व्हीकल्स गुड्स वगैरह सीज कर लेती है ना, मान लो रेड करने आई, आपकी गुड्स उठा के ले गई, सीज करके ले गई, तो अब गुड्स का करेगी क्या? ऑक्शन करेगी, बेचेगी। तो जब गवर्नमेंट ये सीज्ड व्हीकल्स गुड्स स्क्रैप वगैरह क्या करती है, किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करती है, तो उसके ऊपर भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाता है। एंड थर्ड पॉइंट बोलता है कि अगर कोई पर्सन है जो ककून से रॉ सिल्क बना रहा है, रॉ सिल्क बनाने वाला पर्सन जब रजिस्टर्ड पर्सन को रॉ सिल्क देगा तो उसके ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा। तो 3 अजीब चीजों में 2 तो गवर्नमेंट है, और तीसरा अजीब जो कहीं पे फॉल नहीं हो रहा कि भाई ककून में से पहली बार जिसने वो रॉ सिल्क बनाया है, उस रॉ सिल्क को जब वो रजिस्टर्ड पर्सन को देगा तो आरसीएम लगेगा। समझो आज मैंने दुकान से जाके एकदम मस्त प्योर 100% सिल्क की साड़ी खरीद ली तो फॉरवर्ड चार्ज ही लगेगा, क्योंकि रॉ सिल्क ककून से बनाने वाले पर्सन से खरीदा, क्या सिल्क नहीं, तो वो रॉ सिल्क ककून से बनाने वाले पर्सन से जब रजिस्टर्ड पर्सन खरीदता है तो आरसीएम लग जाता है। एंड लास्ट 4 बोलता है कि अगर एक एग्रीकल्चरिस्ट किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, एक एग्रीकल्चरिस्ट किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करता है रॉ कॉटन, कैशियो नट्स, तेंदू लीव्स, तेंदू लीव्स बोले तो वो बीडी रैपर लीव्स, और लास्ट इज टोबैको लीव्स, ये 4 में से कुछ भी अगर एक एग्रीकल्चरिस्ट ने रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किया तो आरसीएम। अंडरस्टैंड मैम, मैंने भी आज प्रोविजन स्टोर से दुकान से जाके कैशू नट्स काजू खरीद के ले आई तो आरसीएम लगेगा? नहीं, क्योंकि आपने दुकान से खरीदा। जब एक एग्रीकल्चरिस्ट रजिस्टर्ड पर्सन को देगा सिर्फ और सिर्फ तभी आरसीएम लगने वाला है। तो ये 10 चीजें हैं 1 2 3 4 जिनके ऊपर आरसीएम लगता है। 1 बोलता है रजिस्टर्ड पर्सन टू अनदर रजिस्टर्ड पर्सन, दैट इज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट। 2 बोलता है अनरजिस्टर्ड पर्सन टू रजिस्टर्ड पर्सन, एसेंशियल ऑयल्स और मेटल स्क्रैप। तीसरा अजीब चीज है, गवर्नमेंट ने लॉटरी का टिकट डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, गवर्नमेंट ने सीज्ड गुड्स रजिस्टर्ड पर्सन को दिया, या रॉ सिल्क बनाने वाले पर्सन ने रजिस्टर्ड पर्सन को दिया। एंड 4th इज एग्रीकल्चरिस्ट टू रजिस्टर्ड पर्सन, रॉ कॉटन, कैशू नट्स, तेंदू लीव्स और टोबैको लीव्स, राइट। ये 10 गुड्स है जो जीएसटी में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्सेबल हो जाते हैं। तो गुड्स का नाम भी याद रखना है, सप्लायर का नाम भी याद रखना है, और रेसिपिएंट का नाम भी याद रखना है। मैंने आपको टेक्निक के थ्रू लर्न करवा दिया है, आप नोट्स से अपने आप अब रीड कर सकते हो, ठीक है मैम। नाउ मूविंग ऑन टू कौन कौन सी सर्विसेज है जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्सेबल हो जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीटीए सर्विसेज की, जहां पे हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड। वेरी इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड। अगर कोई रेलवेज से, वाटरवेज से या फिर फ्लाइट से ट्रांसपोर्टेशन कर ले तो वो सब यहाँ नहीं फॉल होता है। जब सप्लायर ऑफ फ्रेट गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज रोड से ट्रांसपोर्टेशन करके दे, वो भी गुड्स का, पैसेंजर ने टिकट खरीदा तो नहीं आएगा, गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन रोड से हो रहा है जीटीए के थ्रू, तब ही सिर्फ और सिर्फ ये प्रोविजन अप्लाई होता है। बहुत सिंपल टेक्निक से इसको समझाया है मैंने। यहाँ पे देखो, आपको पहला क्वेश्चन पूछना है कि सप्लायर कौन है। अब देखो मैम, रोड से ट्रांसपोर्टेशन तो हॉर्स कार्ट से भी होता है, बुलक कार्ट से भी होता है, लारी से भी होता है, इंडिविजुअल ट्रक ओनर भी करता है, वहां सब जगह आरसीएम नहीं आता। नॉर्मली ये सब एग्जेम्प्ट होता है, अपन एग्जेम्पशन चैप्टर में देखते हैं। आरसीएम सिर्फ और सिर्फ तब आता है जब सप्लायर एक गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है जो क्या कर रही है, ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड करके दे रही है। मैम ये गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी कौन होती है? नॉर्मली जो कंसाइनमेंट नोट्स वगैरह इश्यू करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो अगर सप्लायर एक गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है तो आपको आगे बढ़ना है। अगर सप्लायर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी नहीं है, बात वहीं खत्म हो जाएगी, आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा।
क्या होगा एग्जेम्पशन चैप्टर में देख लेना, अभी हम आरसीएम के लिए पढ़ रहे हैं। नॉर्मली तो आई एम सेइंग कि एग्जेम्प्ट ही होता है, ठीक है मैम। अगर सप्लायर जीटीए है तो मैं आगे बढ़ूंगी, आगे बढ़ के मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगी कि रेसिपिएंट कौन है। रेसिपिएंट अगर स्पेसिफाइड रेसिपिएंट है तो आगे बढ़ना है। रेसिपिएंट अगर स्पेसिफाइड रेसिपिएंट नहीं है, या वो 3 लोग जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ टीडीएस पर्पस के लिए ही रजिस्ट्रेशन लिया है, लोकल अथॉरिटी गवर्नमेंट बॉडीज जो होती है, तो वहां पे रोड ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज एग्जेम्प्ट हो जाती है। आज मान लो मैं एक नॉर्मल अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल हूं, मुझे कोई गुड्स कहीं भेजने हैं, मैंने जीटीए का सर्विस लिया, तो मेरे लिए जीएसटी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर सप्लायर जीटीए है और रेसिपिएंट स्पेसिफाइड रेसिपिएंट है तो आप आगे बढ़ोगे। मैम स्पेसिफाइड रेसिपिएंट कौन है? सीएफ स्क्रब। सीएफ स्क्रब जीएसटी में स्पेसिफाइड रेसिपिएंट है। सी फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी, फैक्ट्री, सोसाइटी, ये सब अपने अपने एक्ट में रजिस्टर्ड होनी चाहिए। कोऑपरेटिव सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, फैक्ट्री फैक्ट्रीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, सोसाइटी सोसाइटीज एक्ट में रजिस्टर्ड है। जीएसटी में अनरजिस्टर्ड होगी तो चलेगा। मानो आज कोई फैक्ट्री है जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर सिर्फ 2 लाख रुपए था, इसलिए उसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लिया, पर वो फैक्ट्रीज एक्ट में रजिस्टर्ड फैक्ट्री है, उसने अब अगर जीटीए का सर्विस ले लिया तो फिर टैक्सेस लग जाते हैं। अगर आरसीएम लग रहा है तो आपके मन में डाउट आएगा कि मैम फैक्ट्री तो अनरजिस्टर्ड है, आरसीएम भरेगी कैसे? अगर आपके ऊपर बीइंग अ स्पेसिफाइड रेसिपिएंट आरसीएम की लायबिलिटी आ जाती है और आप अनरजिस्टर्ड हो तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेके भी आरसीएम डिस्चार्ज करना पड़ता है। तो आप ये मत सोचना कि मैम हम अनरजिस्टर्ड हैं, अगर आप स्पेसिफाइड रेसिपिएंट में आ गए तो सेक्शन 24 के हिसाब से आप कंपलसरी रजिस्ट्रेशन भी लोगे और आरसीएम की लायबिलिटी डिस्चार्ज भी करोगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट। कौन है मैम स्पेसिफाइड रेसिपिएंट? सीएफ स्क्रब। सी फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी, एफ फॉर फैक्ट्री, एस फॉर सोसाइटी। देन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, यहां पे सिर्फ रजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन लेना है, बाकी सब में अनरजिस्टर्ड लोग भी आ जाएंगे। आर बोलता है सारे रजिस्टर्ड पर्सन। अब देखो जैसे इंडिविजुअल यहां कहीं कवर नहीं हुआ, पर रजिस्टर्ड पर्सन अगर इंडिविजुअल है तो फिर वो भी स्पेसिफाइड बन जाएगा। जैसे कि एचयूएफ हो गया, एओपी, बीओआई, कोई भी इंडिविजुअल जो यहाँ नॉर्मली फॉल नहीं हो रहा, पर अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो तो ऑटोमेटिकली स्पेसिफाइड रेसिपिएंट बन जाओगे। यू फॉर कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म जो पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर्ड है या नहीं है, सारी अनरजिस्टर्ड रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म सब आ जाएगी। एंड बी फॉर कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट बोले तो मैम कंपनी, कॉर्पोरेशन, लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जिनकी अपनी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है, वो सब बॉडी कॉर्पोरेट माने जाते हैं। तो आज कंपनी हो सकती है जीएसटी में रजिस्टर्ड ना हो, पर फिर भी अगर जीटीए का सर्विसेज लिया तो टैक्स तो लगने वाला है, राइट मैम। तो आपको देखना है कि सप्लायर है मैम जीटीए और रेसिपिएंट है स्पेसिफाइड रेसिपिएंट, तो आगे बढ़ोगे। अगर सप्लायर जीटीए नहीं है या रेसिपिएंट स्पेसिफाइड रेसिपिएंट नहीं है तो जीएसटी ऑन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड एग्जेम्प्ट हो जाता है, ठीक है मैम। अब दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई, सप्लायर भी जीटीए है, रेसिपिएंट भी स्पेसिफाइड रेसिपिएंट है, तो आपको सिंपली देख लेना है कि क्या भाई जीटीए ने रजिस्ट्रेशन ले रखा है, रजिस्ट्रेशन लेके फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन ऑप्ट करा है, इनवॉइस इशू करके जीएसटी कलेक्ट करके डिक्लेरेशन देके गवर्नमेंट को पे किया, सब कुछ ओके है तो ठीक है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा। लेकिन अगर जीटीए अनरजिस्टर्ड है, अगर जीटीए अनरजिस्टर्ड है या रजिस्टर्ड होके भी जीटीए ने फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म का ऑप्शन नहीं ऑप्ट करा है, तो ऐसे केसेस में भी हम स्पेसिफाइड रेसिपिएंट सीएफ स्क्रब वालों को छोड़ेंगे नहीं, उनके ऊपर टैक्स लगना मैंडेटरी है, कंपलसरी है। अगर जीटीए खुद रजिस्टर्ड होकर डिक्लेरेशन देके कलेक्ट करे तो अच्छी बात है, वरना इन लोगों को 5% से रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करना पड़ता है। सो यू अंडरस्टैंड कि आज अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी, फैक्ट्री सोसाइटी, बॉडी कॉर्पोरेट किसी ने भी, किसी रजिस्टर्ड पर्सन ने जीटीए का सर्विस लिया तो टैक्स तो लगेगा ही लगेगा। अगर जीटीए खुद रजिस्टर्ड होके फॉरवर्ड चार्ज में कलेक्ट करके डिक्लेरेशन देके भर ले तो अच्छी बात है, नहीं तो हमें तो रजिस्ट्रेशन लेके भी आरसीएम में टैक्स भरना ही पड़ेगा। वेरी वेरी सिंपल दिस इज, इफ यू गो बाय द चार्ट यू कैन नॉट एवर मेस अप। जीटीए ने अगर स्पेसिफाइड रेसिपिएंट को सप्लाई किया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड का सर्विस तो टैक्स लगेगा। अगर जीटीए रजिस्टर्ड होके एफसीएम में टैक्स कलेक्ट कर लेता है तो एफसीएम में लगा दो, नहीं तो आरसीएम में तो स्पेसिफाइड रेसिपिएंट को भरना ही पड़ेगा। अगर सप्लायर जीटीए नहीं है या रेसिपिएंट स्पेसिफाइड रेसिपिएंट नहीं है तो एफसीएम आरसीएम छोड़ो, टैक्स ही नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि उसको गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर दिया है, ठीक है मैम। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है लीगल सर्विसेज।
अब देखो लीगल सर्विस तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी भी दे सकता है। क्यों? क्योंकि लीगल सर्विस का मतलब लॉ के रिलेशन में कोई भी एडवाइस देना। तो आज मैं जीएसटी के रिलेशन में किसी को एडवाइस दूं, जीएसटी एक लॉ है, वो भी लीगल सर्विस है, बट वो यहाँ नहीं फॉल हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ ऐसी लीगल सर्विसेज जो एक एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट दे रहा है, तो आपको इस प्रोविजन में आना है। नॉर्मल चार्टर्ड अकाउंटेंट ने लीगल सर्विस दिया तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ही लगता है। सो यू हैव टू सी के सप्लायर पर्टिकुलरली एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट होना चाहिए। उसने अगर किसी और दूसरे एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसी, गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट या फिर कोई भी पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी को सर्विस दिया तो जीएसटी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई बिजनेस एंटिटी जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर रजिस्ट्रेशन लिमिट से ज्यादा रहा हो, उसने एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट का सर्विस लिया तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स भरना पड़ता है। मैम बिजनेस एंटिटी मतलब कोई भी जो बिजनेस कर रहा है। डू नॉट मिक्स बॉडी कॉर्पोरेट विद बिजनेस एंटिटी। हाँ, बॉडी कॉर्पोरेट मतलब तो होता है सिर्फ और सिर्फ कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड या एलआईसी कॉर्पोरेशन टाइप, जिनका सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, वो ही सिर्फ बॉडी कॉर्पोरेट है। पर बिजनेस एंटिटी में तो प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनी, एलएलपी, ओपी, बीओआई सब आ जाते हैं। जो भी बिजनेस कर रहे हैं सब बिजनेस एंटिटी है। तो यहाँ पे एक इंडिविजुअल प्रोप्राइटर भी आ जाएगा बिजनेस एंटिटी में। ठीक है मैम। तो अगर नॉर्मली गवर्नमेंट को, या मान लो मुझे शादी करनी थी इसीलिए मैं लॉयर के पास गई कि कोर्ट मैरिज करवा दो, तो ऐसे केस में मैंने जो फीस पे किया वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बिकॉज एज एन अदर देन बिजनेस एंटिटी में गई। पर अगर बिजनेस एंटिटी है जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर रजिस्ट्रेशन लिमिट से ज्यादा रहा हो, वो अगर लीगल सर्विसेज लेता है एडवोकेट से, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स भरना पड़ता है। मान लो मैम मेरा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर तो सिर्फ और सिर्फ 3 लाख रुपए था, पर आउट ऑफ चुल मैम मजा आ रहा था, बस रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो मैंने तो वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन ले लिया और अब मैं एडवोकेट का सर्विस लूं तो भी एग्जेम्प्ट ही होगा। आप एक्चुअली रजिस्टर्ड हो के नहीं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या आप लायबल थे? टर्नओवर 3 लाख का था, आप लायबल नहीं थे, फिर भी जबरदस्ती वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन ले लिया तो उससे आपके ऊपर लीगल सर्विसेज का आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। आप एक्चुअली रजिस्टर्ड हो के नहीं, वो जीटीए में मैटर करता है, जीटीए में आरसीएम लग सकता है, बट लीगल सर्विस में वेरी स्ट्रिक्टली, वेरी पर्टिकुलरली हमें सिर्फ प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर देख के ही डिसीजन लेना है। करंट ईयर में अगर टर्नओवर मान लो बहुत ज्यादा हो गया मैम, पर पिछले साल कम था, तो भी इस साल तो आरसीएम नहीं लगेगा। अब जिस साल आपका टर्नओवर रजिस्ट्रेशन लिमिट से बड़ा है 10 20 लाख 10 लाख 20 लाख 40 लाख वॉट एवर इट इज, तो अगले साल से आरसीएम लगता है। मान लो मैम FY 21-22 में टर्नओवर 5 लाख था और 22-23 में टर्नओवर 60 लाख था, तो इस साल तो आरसीएम नहीं लगेगा, इवन दो इस साल का टर्नओवर बढ़ गया है, क्योंकि हमें देखना क्या है, प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर। अब अगले साल से मैम आरसीएम लगना चालू हो जाएगा। तो वेदर यू आर एक्चुअली रजिस्टर्ड और नॉट, वॉलेंटरी लिया कि नहीं, इस साल का टर्नओवर क्या है, नथिंग मैटर्स। प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर रजिस्ट्रेशन लिमिट से ज्यादा था क्या, हाँ, तो आरसीएम लगेगा, नहीं तो एग्जेम्पशन मिल जाएगा। ठीक है मैम। सीनियर एडवोकेट नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू बिजनेस एंटिटी, अभी मान लो आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट वाली सर्विसेज ली है और वो सर्विसेज दी गई है सीजी, एसजी, यूटी, एलए, गवर्नमेंट एजेंसी, गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट या पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी को, तो एग्जेम्प्ट। पर बिजनेस एंटिटी जिसका प्रीसीडिंग ईयर का टर्नओवर रजिस्ट्रेशन लिमिट से ज्यादा है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा, नहीं तो एग्जेम्पशन। वेरी सिमिलर टू एडवोकेट लीगल सर्विस ही हो गया है। राइट मैम, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, जो बोलता है अगर स्पॉन्सरशिप का सर्विस एनी पर्सन, पहले सिर्फ एनी पर्सन था, अब इन्होंने ऐड कर दिया अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। क्या बोला मैम? एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। अब समझ में आ गया ना, बॉडी कॉर्पोरेट कौन है मैम? कंपनी या मतलब कॉर्पोरेशन, प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड कंपनीज वगैरह। तो अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है तो ही इधर आना। मान लो किसी बॉडी कॉर्पोरेट ने स्पॉन्सरशिप का सर्विस दिया, स्पॉन्सरशिप का पैसा लिया, तो उसमें फॉरवर्ड चार्ज ही लगना है। सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए, पर्टिकुलरली कंडीशन है। और जो रेसिपिएंट है जिसने एक्चुअली स्पॉन्सरशिप का पैसा दिया है सप्लायर को, वो होना चाहिए बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म इंडिया में, तो फिर आरसीएम लगता है। अब दोनों कंडीशन देखने की, सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए, रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है तो स्पॉन्सरशिप सर्विस पे आरसीएम लगता है। मान लो मैम ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को स्पॉन्सरशिप सर्विस दिया, मिस्टर ए ने बी लिमिटेड को स्पॉन्सरशिप सर्विस दिया,
या ए लिमिटेड ने मिस्टर बी को स्पॉन्सरशिप सर्विस दिया, क्या होगा मैम? देखो, सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए, सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है तो सिंपली फॉरवर्ड चार्ज लगा दो। यहां सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फॉर्म कुछ भी है तो यस मैम आरसीएम लगा देंगे। सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है, मैटर यहीं पे क्लोज हो गया, अगेन फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा, रेसिपिएंट देखने की जरूरत भी नहीं है। तो आपको दोनों साइड की कंडीशन देखनी है। सप्लायर कैन बी एनी पर्सन, कौनी पर्सन, एनी पर्सन बट नॉट बॉडी कॉर्पोरेट, एंड रेसिपिएंट मैंडेटरीली हैज टू बी अ बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म, तो ही रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है। ठीक है मैम। उसके बाद हम बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, बेसिकली गवर्नमेंट। अगर किसी भी बिजनेस एंटिटी को, बिजनेस जो भी बिजनेस कर रहा है सब बिजनेस एंटिटी है, तो गवर्नमेंट अगर बिजनेस एंटिटी को कोई भी सर्विस देती है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाता है, एक्सक्लूडिंग माई पति। मेरा पति है, प्लीज तुम लोग मेरे पति को छोड़ दो। अरे छोड़ दिया मैम, ऐसे कैसे? चलो मेरे पति को अभी के लिए छोड़ दो, एग्जेम्पशन चैप्टर में वापस हम पति को पकड़ लेंगे, ऐसे छोड़ तो नहीं सकते ना, बेचारा इज वेरी नाइस। तो मैम मेरे पति को हम अभी के लिए छोड़ रहे हैं, थोड़े टाइम जाओ बॉयज नाइट एंजॉय करो, एग्जेम्पशन चैप्टर में वापस आ जाना। एग्जेम्पशन चैप्टर में हम पर्टिकुलरली देखेंगे कि मेरे पति के साथ क्या होगा, विच इज माई मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। नॉर्मली फॉरवर्ड चार्ज ही लगता है, कुछ चीजें हैं जो एग्जेम्प्ट है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में भी हमको पता है मैम कि वो 10 ग्राम से कम वाले एनवेलप्स वगैरह एग्जेम्प्ट होते हैं, बाकी स्पीड पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस, एजेंसी, एक्सप्रेस पार्सल सब फॉरवर्ड चार्ज में टैक्सेबल होता है। देन एयरक्राफ्ट वेसल इनसाइड आउटसाइड पोर्ट, एयरपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, पैसेंजर्स, सब पे क्या लगता है? फॉरवर्ड चार्ज लगता है। और रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे भी आरसीएम लगता है, पर 0.5 में नहीं लगता, 0.5 ए में लगता है, इसलिए 0.5 से उसको बाहर कर दिया है। तो एग्जैक्टली मेरे पति के साथ क्या करना है वो हम एग्जेम्पशन चैप्टर में देख लेंगे। उसके अलावा मान लो गवर्नमेंट से कोई नेचुरल रिसोर्सेज का राइट्स लिया, ऐसा कुछ भी किया, ये सब पे क्या लगता है? कोई लाइसेंस लिया, माइनिंग का लीज कॉन्ट्रैक्ट वगैरह किया, सब पे आपको आरसीएम भरना होता है। तो सिंपली बीइंग अ बिजनेस एंटिटी, अगर आपने गवर्नमेंट से कोई भी सर्विस लिया तो आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स भरना है। लेकिन मेरे पति में कहीं पे आरसीएम भी आ सकता है, एग्जेम्पशन भी हो सकता है, एफसीएम भी हो सकता है। पर्टिकुलरली क्या होगा वो हम देख लेंगे। कहां पे मैम? एग्जेम्पशन चैप्टर के साथ। इवन यहाँ पे भी कुछ कंडीशन है, हाँ, ब्लैंकेटली बिजनेस एंटिटी को सब कुछ आरसीएम भरना है ऐसा नहीं है। टर्नओवर की लिमिट भी देखी जाती है, कंसिडरेशन भी 5,000 से ज्यादा होना चाहिए, सब थोड़े से एक्स्ट्रा पॉइंट्स है। बट ये पूरा का पूरा पॉइंट हम वापस डिस्कस करते हैं एग्जेम्पशन चैप्टर में। एग्जेम्पशन चैप्टर का रिविजन वीडियो ऑलरेडी मैं यूट्यूब पे अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप वहां पे गवर्नमेंट के ब्लॉक में जाके और इसको कवर कर सकते हो इनटू मच डिटेल्स। ओके मैम, अभी पर्टिकुलरली खाली रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हम यहाँ पे कवर करते हैं, जो क्या बोल रहा है कि अगर गवर्नमेंट, अगेन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को छोड़ दो, उसमें नॉर्मली फॉरवर्ड चार्ज लगता है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अलावा कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट क्या करती है? रजिस्टर्ड पर्सन को इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे देती है। 5,000 से ज्यादा कंसिडरेशन, एंड 5,000 पर एनम है मैम, मतलब बहुत कम हो गया। पूरे साल का रेंट अगर 5,000 तक है तो एग्जेम्प्ट, पूरे साल का रेंट अगर 5,000 से ज्यादा है तो पूरे अमाउंट के ऊपर आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म भरना पड़ता है। मैम 0.5 ए को 0.5 से अलग क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे रेसिपिएंट बोला है बिजनेस एंटिटी, तो हो सकता है कि कोई बिजनेस एंटिटी रजिस्टर्ड ना हो पर इधर फॉल हो जाए, कंडीशंस फुलफिल हो जाए, शायद रजिस्ट्रेशन लेके भी आरसीएम भरना पड़े। बट 0.5 ए में क्या है? जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है हम सिर्फ उसी को आरसीएम के प्रोविजंस के लिए कवर कर रहे हैं। हम जबरदस्ती किसी यूआरपी को आरपी नहीं बनाना चाहते। देखो, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जब भी गवर्नमेंट करती है, आरपी को देती है तो आरसीएम लग जाता है। यूआरपी को रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने किया तो एफसीएम लग जाता है। टैक्स तो हमेशा ही लगता है, पर दोनों ही केस में 5,000 पर एनम तक का अगर रेंट है तो जीएसटी एग्जेम्प्ट हो जाता है। मान लो 5,500 है तो एंटायर 5,500 टैक्सेबल होगा रजिस्टर्ड पर्सन के लिए आरसीएम, अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में। बराबर मैम, ये तो हुई गवर्नमेंट रेंटिंग की बात। अब आप बात करो मैम नॉर्मल रेंटिंग की, है ना? तो नॉर्मल रेंटिंग का एक सिंपल सा टेक्निक चार्ट समझाती हूँ, बहुत इजीली आपको पता चल जाएगा। हम दो पार्ट में इसको ब्रेक करते हैं। मैम अगर आपने करा है रेजिडेंशियल रेंटिंग फॉर रेजिडेंशियल पर्पसेस, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर रेजिडेंशियल पर्पसेस, तो क्या होगा?
एंड दूसरा हम बोलते हैं मैम कि अगर अदर देन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग रेंटिंग किया, अदर देन रेजिडेंशियल को हम प्यार से क्या बुला सकते हैं मैम, कमर्शियल बुला सकते हैं। बराबर मैम, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग भी होना चाहिए, रेजिडेंशियल पर्पस भी होना चाहिए। समझो मैम, आज अगर एक प्रॉपर्टी है, घर है मैम, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग है, पर एक डॉक्टर को दिया क्लिनिक चलाने के लिए, तो डॉक्टर वहां पे क्या करने वाला है मैम, बिजनेस करने वाला है, तो भले ही प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल है, पर्पस तो कमर्शियल है, वो यहीं पे फॉल हो जाएगा। आपको देखना है कि जो घर रेंट पे दिया है वो रहने के लिए ही यूज हो रहा है, तो आपको यहाँ पे आना है रेसिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर रेसिडेंशियल पर्पस में। अब मैम घर तो एक बेसिक नेसेसिटी है, तो ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट इसे हमेशा एग्जेम्प्ट ही करना चाहेगी, तो हम बोलेंगे कि सप्लायर एनी पर्सन होगा, रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो भी जीएसटी एग्जेम्प्ट हो जाएगा रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज पे रेंटिंग के लिए। और अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन है जो सिंपली खुद या अपनी फैमिली के साथ पर्सनली रहने के लिए घर रेंट पे ले, तो भी हम एग्जेम्प्ट कर देंगे। जस्ट बिकॉज वो रजिस्टर्ड है इसका ये मतलब नहीं कि उसको घर के रेंट पे भी जीएसटी भरना पड़े। तो मैम अगर रेसिडेंशियल ड्वेलिंग है और रेसिडेंशियल पर्पस है, सप्लायर कोई भी होने दो, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड कोई भी होने दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आपको रेसिपिएंट देखना है। रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो भी एग्जेम्प्ट, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, अपनी फैमिली के लिए खुद रहने के लिए घर रेंट पे ले रहा है पर्सनल पर्पस, तो भी एग्जेम्प्ट है। पर अगर मान लो अपने स्टाफ के रहने के लिए घर रेंट पे ले लिया, कंपनी ने अपने डायरेक्टर के रहने के लिए घर रेंट पे ले लिया, तो कहीं ना कहीं ये रेंट हम कहाँ डालने वाले हैं, हमारे बिजनेस के P&L में डालने वाले हैं। देखो अभी जो डॉक्टर वाला एग्जांपल लिया ना, वहां तो डॉक्टर खुद बिजनेस करने के लिए घर को रेंट पे ले रहा था, तो वो तो कमर्शियली हो गया। यहाँ पे मेरा स्टाफ बिजनेस नहीं करेगा, मैं एक रजिस्टर्ड पर्सन हूं, मेरा स्टाफ उस घर में रहने ही वाला है, तो रेसिडेंशियल ड्वेलिंग रेसिडेंशियल पर्पस ही है मैम, डायरेक्टर घर में रहने ही वाला है, पर स्टिल कहीं ना कहीं क्या है, ये कनेक्टेड टू बिजनेस है, जो रेंट पे होगा वो बिजनेस के P&L में जाने वाला है ना। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म भरना है बीइंग अ रजिस्टर्ड पर्सन। तो नॉर्मली पूरा का पूरा रेसिडेंशियल रेंटिंग एग्जेम्प्ट है, सिर्फ और सिर्फ जब रेसिडेंशियल रेंटिंग किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दिया जाता है जो कहीं ना कहीं उसके बिजनेस के P&L में रेंट को डेबिट करेगा, क्योंकि वो उसके स्टाफ के लिए या डायरेक्टर के लिए घर रेंट पे ले रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे, रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल करेंगे। पर मान लो उसने बिजनेस करने के लिए ही उस प्रॉपर्टी को रेंट पे लिया, तो फिर आप उसको कमर्शियल के साथ ही गिन लेना। अब मैम कमर्शियल रेंटिंग हम हमेशा क्या करना चाहेंगे, टैक्सेबल करना चाहेंगे, तो हम बोलेंगे कि अगर सप्लायर एक रजिस्टर्ड पर्सन है, मान लो आप एक चिप्स का पैकेट खरीदने जाते हो, तो आप चाहे रजिस्टर्ड हो अनरजिस्टर्ड हो, अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है तो चिप्स पे जीएसटी खरीदेगा ना, लेगा ना। हाँ मैम, तो सेम टू सेम चीज हो गई ना कि कमर्शियल रेंटिंग अगर किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन ने करी तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लग ही जाएगा, क्योंकि वो टैक्सेबल होनी ही चाहिए, रेसिपिएंट कोई भी होने दो। लेकिन अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है और रेसिपिएंट भी अनरजिस्टर्ड है, दोनों अनरजिस्टर्ड तो जीएसटी लग नहीं पाएगा। रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड है, उसमें भी अगर वो एक कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन है, तो भी जीएसटी को एग्जेम्प्ट कर दो। लेकिन अगर एक अनरजिस्टर्ड पर्सन ने कॉम्पोजिशन सप्लायर अंडर सेक्शन 10 को छोड़ के किसी और रजिस्टर्ड पर्सन को क्या करा है, कमर्शियल प्रॉपर्टी रेंट पे दिया है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा मैम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा। अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है तो एफसीएम में टैक्स कलेक्ट करेगा, सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है तो रेसिपिएंट को देखो, रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है या कॉम्पो है तो छोड़ दो, जीएसटी नहीं लगाओ। पर अगर रेसिपिएंट एक नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन है, तो फिर हम कमर्शियल रेंटिंग को टैक्सेबल करते हैं अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ये सेम टू सेम चीज बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पे लिखी है कि अगर रेसिडेंशियल ड्वेलिंग रेसिडेंशियल पर्पसेस के लिए कोई भी यूआरपी को देगा एग्जेम्प्ट, आरपी को पर्सनल के लिए देगा तो भी एग्जेम्प्ट, आरपी को कहीं ना कहीं बिजनेस कनेक्शन में देगा, एग्जाम्पल स्टाफ डायरेक्टर वगैरह के रहने के लिए रहना ही है, पर्पस रेसिडेंशियल है बट कनेक्टेड टू बिजनेस है, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा। लेकिन अगर अदर देन रेसिडेंशियल ड्वेलिंग है, आरपी किसी को भी देगा एफसीएम, यूआरपी आरपी को देगा अदर देन कॉम्पो आरसीएम, यूआरपी अगर दूसरे यूआरपी या कॉम्पो को देगा तो उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। बराबर मैम, इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम दिस वाज। फिर मैम अगर कोई भी पर्सन है, सप्लायर एनी पर्सन है जो ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट, फ्लोर स्पेस इंडेक्स, एडिशनल फ्लोर स्पेस इंडेक्स, लॉन्ग टर्म लीज पे लैंड वगैरह बिल्डर को
प्रमोटर को देता है। अमाउंट चाहे अपफ्रंट दो, पीरियोडिकली दो, सलामी बोलो, प्रीमियम बोलो, कॉस्ट बोलो, डेवलपमेंट प्राइस बोलो, अमाउंट को आप किसी भी तरह से बोलो, वो अमाउंट किसके लिए है मैम? ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट, फ्लोर स्पेस इंडेक्स, एडिशनल फ्लोर स्पेस इंडेक्स, लॉन्ग टर्म लीज वगैरह के लिए। तो भाई हम तो छोटे छोटे लोग, प्रमोटर बिल्डर्स एकदम बड़े बड़े लोग, तो फिर ये लोग क्या कर देंगे मैम? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में ही गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देंगे। बराबर मैम। उसके बाद अगर डायरेक्टर ने किसी कंपनी को, बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विसेज दिया, तो अगेन मैम सप्लायर कौन? डायरेक्टर, रेसिपिएंट कौन? कंपनी। अभी एक कंपनी बड़ी होगी जिसमें बहुत सारे डायरेक्टर्स होंगे, तो रादर देन कि हम डायरेक्टर्स को लायबल बनाएं, हम कंपनी को लायबल बना देते हैं, वो इजी हो जाएगा। तो कंपनी बीइंग अ रेसिपिएंट, डायरेक्टर को जो भी सिटिंग फीस, प्रोफेशनल चार्जेस पे करेगी, उसके ऊपर कंपनी ही क्या कर लेगी मैम? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे कर लेगी। पर समझो मैम, मैं तो एक होल टाइम डायरेक्टर हूँ, एग्जीक्यूटिव होल टाइम डायरेक्टर हूँ, मैं तो कंपनी से सैलरी लेती हूँ, सैलरी टीडीएस कटता है 192 सेक्शन में। अभी सैलरी तो मैम जीएसटी में नेगेटिव लिस्ट के हिसाब से, शेड्यूल 3 के हिसाब से सैलरी पे तो जीएसटी लगता ही नहीं है। तो फिर आरसीएम एफसीएम छोड़ो ना, जब सैलरी पे जीएसटी लगता ही नहीं है तो फिर उस पे जीएसटी लगेगा ही नहीं। पर मैम हमने सैलरी नहीं, हमने सिटिंग फीस, प्रोफेशनल पेमेंट्स दिए हैं अपने डायरेक्टर को, जिसमें टीडीएस कटता है सेक्शन 194 जे में, वो जीएसटी में आता है, और वो पॉइंट नंबर 6 में कवर होता है, जिसके ऊपर आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म भरना है एज अ कंपनी। अब एक समझो मैम, डायरेक्टर पर्सनल कैपेसिटी में और भी कुछ कर सकता है। मान लो डायरेक्टर का कपड़ों का भी दुकान है, तो कंपनी ने डायरेक्टर से कपड़े भी खरीदे, तो क्या उस पर भी कंपनी आरसीएम भरेगी? नहीं मैम, कपड़ों के साथ क्या होता है वो देखना। मान लो कंपनी ने डायरेक्टर से कोई प्रॉपर्टी रेंट पे ले ली, तो इस पॉइंट की वजह से आरसीएम नहीं लगेगा। अब हो सकता है आरसीएम आ भी जाए बिकॉज ऑफ सम अनदर पॉइंट जो अपन ने ऊपर पढ़ा था, बट नॉर्मली पॉइंट नंबर 6 बोलता है कि भाई मेरे अकॉर्डिंग तो तुमने डायरेक्टर को डायरेक्टर होने के लिए जो सिटिंग फीस या प्रोफेशनल चार्जेस दिया, सिर्फ उसी पे आरसीएम लगाना है। अब डायरेक्टर अपनी प्राइवेट कैपेसिटी में, पर्सनल कैपेसिटी में कंपनी को फर्नीचर बेचे, कपड़े बेचे, रेंटिंग करे, कुछ भी करे, वो उन पॉइंट्स के हिसाब से देखना कि नॉर्मल लोगों की क्या टैक्सेबिलिटी होगी, वही होगी। इस पॉइंट की वजह से उस पे आरसीएम मत लगा देना। तो सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्टर की कैपेसिटी में डायरेक्टर जो काम करता है, वही सब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्सेबल होता है। बराबर मैम। इंश्योरेंस एजेंट इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस दे, तो इंश्योरेंस एजेंट छोटे छोटे लोग, कंपनी बड़ी, कंपनी ही आरसीएम में टैक्स भर देगी। रिकवरी एजेंट बैंक, एनबीएफसीज वगैरह को सर्विस दे, अगेन बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफसीज आरसीएम भर देंगे। ध्यान रखना, मान लो आज आपने मेरे लेक्चर के पैसे नहीं दिए, मैंने आपको सफल बैच का लेक्चर बेचा, आपने बोला मैम 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने देते हैं लेक्चर, आप दे ही नहीं रहे पैसे, मैंने आपके घर भेज दिए कॉम्प्लान बॉयज, बॉर्नवीटा बॉयज, मैम रिकवरी एजेंट, ठोक ठक के पैसे लेके आना स्टूडेंट से। ऐसा मैं नहीं करती, जस्ट एग्जाम्पल। हाँ मैम, तो वहां पे क्या लगेगा? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। क्यों? क्योंकि अब रेसिपिएंट मैं हूं, मैं बैंक हूं क्या? अभी तक तो नहीं हूं। तो बैंक, एनबीएफसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं हूं मैंने भी रिकवरी एजेंट का सर्विस लिया, तो फॉरवर्ड चार्ज ही लगेगा। सिर्फ और सिर्फ रिकवरी एजेंट का सर्विस जब बैंक, एनबीएफसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह लेंगे, तो उसके ऊपर क्या लग जाता है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाता है। सो इंश्योरेंस एजेंट टू इंश्योरेंस कंपनी, रिकवरी एजेंट टू बैंक, एनबीएफसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या अट्रैक्ट करता है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अट्रैक्ट कर लेता है। देन उसके बाद म्यूजिक कंपोजर, फोटोग्राफर, आर्टिस्ट वगैरह जब अपने ओरिजिनल वर्क्स का राइट देते हैं किसी म्यूजिक कंपनी, प्रोड्यूसर एटसेट्रा को, तब भी क्या लग जाएगा? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा। क्योंकि मैम आर्टिस्ट को तो आप आर्ट करने दो, टिपिकली वो थोड़े छोटे लोग होंगे कंपेयर टू कंपनीज जो उनका काम ले रही है, उनके ओरिजिनल वर्क्स का राइट ले रही है, तो वो लोग आरसीएम के कंप्लायंसेस कर सकते हैं। पहले तो ऑथर भी इनके ही साथ आया करता था, फिर अमेंडमेंट ला दिया। ऑथर भी जब बुक लिखता है तो उसके राइट्स देता है ना पब्लिशर को, वहां पे भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है। हावेवर जीटीए की तरह ऑथर को गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया है कि अगर ऑथर चाहे तो क्या कर सकता है मैम? रजिस्ट्रेशन लेके, डिक्लेरेशन देके और फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स कलेक्ट करके भर सकता है। ऐसा वो क्यों ही करेगा मैम? आईटीसी के लिए सी बाय डिफॉल्ट तो जैसे इन सब के लिए आरसीएम है, वैसे ऑथर के लिए भी आरसीएम है ही, लेकिन अगर ऑथर को चाहिए तो एक ऑप्शन है कि वो रजिस्ट्रेशन लेके, डिक्लेरेशन देके और फॉरवर्ड चार्ज में भी टैक्स कलेक्ट करके पे कर सकता है। हावेवर अगर ऑथर इस तरीके से फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन ऑप्ट करता है तो एटलीस्ट 1 ईयर तक उसको वो एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा। 1 ईयर तक आप दोबारा से एफसीएम से आरसीएम में नहीं जा पाओगे। मैम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑफ कोर्स बड़ी है, ओवरसीइंग कमेटी के मेंबर्स
होंगे जो छोटे लोग होंगे ऑफ कोर्स कंपेयर टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो कहाँ इतने सारे लोगों को लायबल बनाए, उसकी जगह पे एक काम करो कि आरबीआई को ही बोल दो कि जो भी सर्विसेज आप अपनी ओवरसीइंग कमेटी के मेंबर्स से लोगे उनका रेम्युनरेशन के ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स भर देना। उसके बाद मैम डायरेक्ट सेलिंग एजेंट जब सर्विसेज देता है बैंक या एनबीएफसी को, बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है इंडिविजुअल। जैसे मैम रिकवरी एजेंट कोई पार्टनरशिप फर्म भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकता है, बैंक को सर्विस दिया आरसीएम लग जाएगा। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एजेंट के केस में आरसीएम लगने के लिए कंपलसरी डायरेक्ट सेलिंग एजेंट का इंडिविजुअल होना जरूरी है। एग्जाम में एक दो बार पहले ये क्वेश्चन आ चुका है जहां पे वो फर्स्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन में बोल देते हैं कि हम लोग एक पार्टनरशिप फर्म है, हम लोग एक कंपनी है, और फिर नीचे बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग एजेंट का सर्विस बैंक को दिया। अभी डायरेक्ट सेलिंग एजेंट देखते ही अपने को लगता है अरे आरसीएम आरसीएम, बट यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर कि जब डायरेक्ट सेलिंग एजेंट एक इंडिविजुअल होगा सिर्फ और सिर्फ तब ही आरसीएम लगेगा। अगर डायरेक्ट सेलिंग एजेंट बॉडी कॉर्पोरेट है, पार्टनरशिप फर्म है, ऐसा कुछ भी है, तो मैम नॉर्मल फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा ओनली फॉर इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट टू बैंकिंग कंपनीज एनबीएफसी, आरसीएम लग जाएगा। उसके बाद मैम बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस करेस्पॉन्डेंट, नेवर एंडिंग कंफ्यूजन अमंग स्टूडेंट। हम इसको कैसे याद करते हैं, सारी लड़कियां जो ये रिवीजन लेक्चर देख रही है ध्यान से सुनेंगी। एक बीएफ कभी लायबिलिटी नहीं लेगा। लाइफ लेसन दे दिया आपको इस लेक्चर में, एक बीएफ कभी लायबिलिटी नहीं लेगा। बीएफ बोले तो बिजनेस बिजनेस फैसिलिटेटर, जब वो सप्लायर है और बैंक रेसिपिएंट है तो बैंक को बोलता है कि भाई मैं कंप्लायंस का लायबिलिटी नहीं लूंगा, मैं सप्लायर हूं, तुम रेसिपिएंट हो, तुम आरसीएम में टैक्स भरो। जब वो रेसिपिएंट है और उसका एजेंट सप्लायर है तब भी वो बोलता है कि अरे मैं लायबिलिटी नहीं लूंगा, मैं तो रेसिपिएंट हूं, तुम सप्लायर हो, तुम फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स कलेक्ट करो और गवर्नमेंट को पे कर दो। यानी लड़कियों एक बिजनेस फैसिलिटेटर, ध्यान रखना जिंदगी में बीएफ कभी भी लायबिलिटी नहीं लेगा। वो रेसिपिएंट है तो सामने वाले को बोलेगा एफसीएम में कलेक्ट करके भर, वो सप्लायर है तो सामने वाले को बोलेगा भाई रेसिपिएंट आरसीएम में टैक्स पे कर दे। एंड मैम उसका एग्जैक्टली ऑपोजिट जिसका हम शॉर्ट फॉर्म नहीं बोलते, बेचारा, बीसी, बेचारा बिजनेस करेस्पॉन्डेंट। ये बेचारा मैम हमेशा ही लायबिलिटी ले लेता है। जब ये सप्लायर है तो ये फॉरवर्ड चार्ज में कलेक्ट करके पे करता है, जब ये रेसिपिएंट है तो भी ये आरसीएम में गवर्नमेंट को पे करता है। इट इज नॉट अबाउट द बर्डन, बर्डन तो हमेशा रेसिपिएंट का ही होगा, इट इज अबाउट द कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स, कौन फुलफिल कर रहा है। तो बिजनेस फैसिलिटेटर कभी नहीं करता और बिजनेस करेस्पॉन्डेंट हमेशा ही लायबिलिटी अपने पे ले लेता है। इतना सा याद रखोगे तो आरसीएम एफसीएम ऑटोमेटिकली आपके लिए इजी हो जाएगा। प्लस इसके एसोसिएटेड एक पॉइंट है जो एग्जेम्पशन चैप्टर में आता है कि अगर इसमें से कुछ भी किसी रूरल ब्रांच ऑफ द बैंक के रिलेशन में हुआ तो मैम एजेंट ने बीएफ को, बीएफ ने बैंक को, या एजेंट ने बीसी को, बीसी ने बैंक को, किसी ने भी कुछ भी किया मैम बट इट इज इन कनेक्शन विद द रूरल ब्रांच ऑफ द बैंक, तो ऐसे केस में जीएसटी एग्जेम्प्ट ही हो जाता है। मतलब ये जो प्रोविजंस होंगे ये बचे किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ अर्बन ब्रांच के लिए, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं सिक्योरिटी सर्विसेज की, लेकिन सीसीटीवी वाला सिक्योरिटी इधर आएगा क्या, नहीं। हम बात कर रहे हैं पर्सनल सिक्योरिटी सर्विस की। बोले तो मैं बॉडीगार्ड आया, वॉचमैन आया, ऐसा कुछ भी पर्सनल बंदा आया सिक्योरिटी सर्विस के लिए, तो ऐसे केस में सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए और रेसिपिएंट एक रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए। सिंपल दो कंडीशन है, सप्लायर इंडिविजुअल हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बस बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए। और रेसिपिएंट कंपलसरी एक रजिस्टर्ड पर्सन ही होना चाहिए। तो पर्सनल सिक्योरिटी सर्विसेज के ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाता है। हावेवर ये तीन टीडीएस वाले लोग और कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन, इन चारों के लिए तो नॉर्मल लोगों की तरह फॉरवर्ड चार्ज ही लगेगा, आरसीएम नहीं लगेगा। उसके बाद रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर्स, कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड। यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर तीन कंडीशन है, तीनों ही फुलफिल हो जाए तो आरसीएम लगेगा। तीन में से कोई भी एक कंडीशन अगर फुलफिल नहीं होती है तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लग जाता है। सबसे पहले इनके पास 12 और 5% दो रेट का ऑप्शन रहता है, तो सप्लायर ने 5% वाला रेट सिलेक्ट किया होना चाहिए। कम रेट आईटी से रिस्ट्रिक्टेड, ज्यादा रेट फुल आईटी से मिलता है, वो अब हमें पता है। तो सिलेक्ट किया होना चाहिए 5% का रेट, सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होना चाहिए और रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए। क्या तीन कंडीशन है मैम, सप्लायर शुड नॉट बी अ बॉडी कॉर्पोरेट, रेसिपिएंट शुड बी अ बॉडी कॉर्पोरेट एंड द रेट सिलेक्टेड शुड बी 5%। अगर ये ऑल थ्री तीनों कंडीशन का आंसर यस आता है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, वरना फॉरवर्ड चार्ज लग जाएगा। मान लो मैम ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को सर्विस दिया,
रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी पैसेंजर्स कॉस्ट ऑफ इंक्लूडेड। या मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सर्विस दिया, या ए ने बी लिमिटेड को सर्विस दिया, या ए लिमिटेड ने मिस्टर बी को सर्विस दिया। तो समझो सिर्फ और सिर्फ जब सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है और रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है, यहीं पे आरसीएम लगेगा, अज्यूमिंग 5% रेट सिलेक्टेड है। बाकी तीनों में ही इधर सप्लायर ही बॉडी कॉर्पोरेट हो गया, बात खत्म, इधर भी सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट हो गया, बात खत्म, और इधर रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ कंडीशन नहीं सेटिस्फाई हो रही, तो तीनों में ही क्या लग जाएगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा। ओनली वन सिचुएशन वेयर सप्लायर इज नॉट अ बॉडी कॉर्पोरेट एंड रेसिपिएंट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट एंड दे हैव सिलेक्टेड द 5% रेट, वहां पे क्या लग जाएगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा। दिस प्रोविजन इज फॉर रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल एंड नॉट फॉर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस। आप समझो कि अगर आप पूरी बस को रेंट पे लेते हो तो वो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल हुआ, आरसीएम लगेगा। पर एक बस ऑलरेडी अपनी रूट पे चल रही है, मैंने सिर्फ उसमें टिकट खरीद लिया, तो क्या मैंने पूरी बस रेंट पे ले ली? नहीं मैम, वहां तो आप क्या कर रहे हो, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस ले रहे हो। तो ध्यान रखना, दिस प्रोविजन इज फॉर रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल एंड नॉट फॉर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस। परफेक्ट मैम। उसके बाद सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम क्या बोलता है कि अगर आपने अपने शेयर्स किसी को लेंड करे हैं तो लेंडिंग इज नॉट इक्विवेलेंट टू डिस्पोजल, तो उसके ऊपर जीएसटी लगता है, लेकिन जो बोरोवर होगा वही हमेशा आईजीएसटी आरसीएम के अंदर भर देगा। क्यों मैम आईजीएसटी? क्योंकि एक्चुअली ये जो सिक्योरिटी लेंडिंग स्कीम के ट्रांजैक्शंस होते हैं ये एक सेबी की अप्रूव्ड इंटरमीडियरी के थ्रू होते हैं। हमें एग्जैक्टली कभी पता नहीं होता है कि एक्चुअल लेंडर कौन है जिसके शेयर्स हम बोरो कर रहे हैं। अब सप्लायर का लोकेशन पता नहीं है तो फिर इंट्रा इंटर कैसे निकालेंगे? तो गवर्नमेंट ने बोला माथा पच्ची छोड़ो, एक काम करो, जितना भी लेंडिंग फीस बनता है वो पूरी लेंडिंग फीस के ऊपर कंपलसरी ही हमेशा आईजीएसटी के अंदर बोरोवर क्या कर देगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म भर देगा। और मैम आरसीएम के जो भी प्रोविजंस नॉर्मली गवर्नमेंट के ऊपर अप्लाई होते हैं वो एक कोर्ट, पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर के ऊपर भी अप्लाई हो जाते हैं। अब देखो जैसे कोर्ट अपन से नॉर्मल जस्टिस के लिए फीस लेता है तो वो शेड्यूल 3 में आता है, जीएसटी लगता ही नहीं है। पर कोर्ट ने लॉयर को चेंबर रेंट पे दिया तो जैसे गवर्नमेंट की रेंटिंग पे आरसीएम लगता है वैसे यहाँ पे भी लग जाएगा। या मान लो पार्लियामेंट है, लेजिस्लेचर्स है, इन्होंने टेलीकॉम कंपनीज को टावर्स इंस्टॉल करने के लिए प्रीमाइसेस वगैरह दिया, तो जैसे गवर्नमेंट की सर्विसेज टू बिजनेस एंटिटी में आरसीएम लगता है वैसे यहाँ पे भी आरसीएम लग जाएगा। सो द आरसीएम प्रोविजन जस्ट लाइक दे अप्लाई टू सीजीएसटी shall similarly apply to parliament, state legislatures, courts and tribunals also. राइट मैम, ये 16 ऐसे बोलने को 16 बट 16 से बहुत ज्यादा है क्योंकि जैसे 5 के अंदर 5, 5AA, 5A भी बहुत सारा था, देन 9, 9A, तो ऐसे दिख 16 रहा है बट मोर देन 20 एंट्रीज है जो अपन ने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म सीजीएसटी एक्ट में कंप्लीट करी है। जितनी भी एंट्रीज सीजीएसटी एक्ट में है वो सारी डिट्टो सेम टू सेम एसजीएसटी एक्ट में, आईजीएसटी एक्ट में भी आ जाती है। प्लस आईजीएसटी एक्ट में एक एक्स्ट्रा एंट्री और है, क्योंकि मैम इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमेशा इंटरस्टेट होता है, हमेशा आईजीएसटी में ही कवर होता है, तो सीजीएसटी की एंट्रीज ने उसकी बात नहीं करी। ये जो 16 पॉइंट्स अपन ने देखे वो एज इट इज आईजीएसटी एक्ट में तो आएंगे ही, प्लस आईजीएसटी एक्ट में एक एडिशनल आरसीएम की एंट्री और आ जाती है। कौन सी है मैम? तो ये वो हम बोल रहे हैं जब हम सर्विसेज को इंपोर्ट कर रहे हैं तब। अब मैम जो सप्लायर है वो तो इंडिया के बाहर बैठा है, उसको थोड़ी ना बोलेंगे कि इधर आ और जीएसटी कलेक्ट करके भर, इसलिए जो इंडिया में इंपोर्टर बैठा है सर्विसेज का हम उसे बोलेंगे कि भले तुम रेसिपिएंट हो पर तुम आरसीएम में क्या करो, टैक्स पे कर दो। मैम क्यों सिर्फ इंपोर्ट ऑफ सर्विस कवर करा है? क्योंकि इंपोर्ट ऑफ गुड्स किसके साथ डील होता है मैम? कस्टम्स एक्ट के साथ। कस्टम ड्यूटी भरेंगे तब वहां साथ में जीएसटी भरते हैं, इसलिए यहाँ पे पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम अ पर्सन इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अ पर्सन इन टैक्सेबल टेरिटरी को कवर करा है। लेकिन हमें पता है मैम कि ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज, ये जो नेटफ्लिक्स के, अमेजॉन प्राइम के, गूगल ड्राइव वगैरह के हम लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं जहाँ पे हम नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपियंट्स हैं, वहां तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगता है, तो ये एक एक्सेप्शन है। बाकी नॉर्मली जो भी सर्विसेज आप इंडिया में इंपोर्ट करते हो सबके ऊपर क्या लग जाता है? आरसीएम लग जाता है। परफेक्ट मैम। फिर गुड्स वाला आरसीएम अपन ऑलरेडी ही देख चुके हैं। डन। 9(1) नॉर्मल लेवी, 9(2) थोड़ी देर जाके नैप ले लो, 9(3) रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म।
उसके बाद वी मूव ऑन टू 9(4). ये एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए अभी रिवीजन में कवर नहीं कर रही, क्लास में हम पूरा लॉजिक समझते हैं कि 9(4) क्यों आया था, इसके लिए ये पैराग्राफ दिया हुआ है। एग्जाम के लिए क्या रेलेवेंट है, सिंपली 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। मैम 9(4) बोलता है जब कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन कुछ स्पेसिफाइड गुड्स या सर्विसेज किसी स्पेसिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करेंगे तो आरसीएम लगेगा। क्योंकि मैम देखो, नॉर्मली अनरजिस्टर्ड पर्सन तो जीएसटी कलेक्ट कर नहीं सकता, गवर्नमेंट को भर नहीं सकता, पर कुछ चीजें हो सकती है जहां पे हमें फिर भी जीएसटी लगाना है। तो हम एक काम करेंगे, हम रेसिपिएंट को बोल देंगे कि देखो भाई तुम रजिस्टर्ड हो, एक काम करो तुम भर दो। अब एक चीज समझना मैम, हर गुड्स हर अनरजिस्टर्ड पर्सन जब रजिस्टर्ड पर्सन को देगा तो आरसीएम नहीं लग जाएगा। आज समझो आप एक चिप्स का पैकेट खरीदने गए, सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, आप रजिस्टर्ड थे, आपने चिप्स लिया, तो क्या आरसीएम भरोगे? नहीं मैम। 9(4) में पर्टिकुलरली एक ही सेक्टर नोटिफाइड है अभी तक, विच इज द रियल एस्टेट सेक्टर। तो ऐसा हमेशा नहीं होगा कि यूआरपी टू आरपी आरसीएम ही लग जाएगा। जब भी लगेगा वो लोग 9(4) में नोटिफाई करेंगे। एंड अभी तक सिर्फ और सिर्फ किसे नोटिफाई करा है मैम? रियल एस्टेट सेक्टर को नोटिफाई किया है। तो जितना भी मैम रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज वगैरह बनाने में इनपुट सर्विस लगता है, उसका 80% कंपलसरी प्रमोटर को रजिस्टर्ड पर्सन से ही लेना पड़ता है। मान लो मैम टोटल खर्चा 100 रुपए का हुआ और मैंने सिर्फ 60 ही रजिस्टर्ड पर्सन से लिया, 80 तो लेना ही पड़ता है, तो शॉर्टफॉल कितने का हो गया मैम? 20 का। तो ये 20 रुपीज के ऊपर जितना भी शॉर्टफॉल होगा 18% से रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म भरना पड़ता है। इलेक्ट्रिसिटी जीएसटी में एग्जेम्प्टी होती है तो उसको छोड़ दो। देन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट, फ्लोर स्पेस इंडेक्स, उन सब पे तो यूं भी अलग से आरसीएम लगता है, वो छोड़ दो। और बाकी मैम ये हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम क्रूड, एविएशन टर्बाइन फ्यूल यहाँ यूज नहीं हो सकता, इससे उसकी बात नहीं करी। इन सब चीजों को छोड़ो, इन सब चीजों को छोड़ो, क्योंकि देखो इन पे तो जीएसटी लगता नहीं है, ये एग्जेम्प्ट है, इस पे अलग से आरसीएम लग रहा है, तो ये छोड़ो। बाकी जितनी भी इनपुट सर्विसेज ली जा रही है 80% रजिस्टर्ड पर्सन से ही लेनी पड़ेगी, वरना 80 से जितना भी शॉर्टफॉल रह गया उस शॉर्टफॉल के ऊपर 18% से फ्लैट आरसीएम भरना पड़ेगा। उन गुड्स का एक्चुअल रेट कुछ भी हो सकता है। सीमेंट पर्टिकुलरली 1 रुपए की भी अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से ली तो 28% से आरसीएम भरना पड़ेगा। और कैपिटल गुड्स अगर 1 रुपए का भी अनरजिस्टर्ड पर्सन से लिया तो एचएसएन कोड के हिसाब से उस कैपिटल गुड्स के ऊपर जो भी एप्लीकेबल रेट ऑफ जीएसटी होगी वो आपको भरनी पड़ेगी। अब मान लो मैम के 100 रुपए का टोटल परचेस करा है, 100 रुपए का टोटल परचेस करा है, जिसमें से 90 हमने रजिस्टर्ड पर्सन से लिया, 10 हमने अनरजिस्टर्ड पर्सन से लिया, पर ये 10 में मैम सीमेंट ही निकला। टोटल इनपुट सर्विस मैम लगी 100 की, ठीक है। तो हमने 90 रजिस्टर्ड पर्सन से ली, सीमेंट, स्टील, ब्रिक, पाइप, बहुत सारी चीजें थी मैम, बट 10 रुपीज का यूआरपी से लिया, वो 10 सीमेंट ही था। क्या करोगे? 28% से आरसीएम भरना पड़ेगा। विच मीन्स कि अगर आप जो 80% तो आरपी से लेना ही है, 20% आप यूआरपी से ले सकते हो, तो ये जो 20% का बैंडविड्थ आपको दिया गया है, आप इसको सीमेंट के अलावा कोई और चीज परचेज करने में यूज करो तो आपको बेनिफिशियल होगा। अगर सीमेंट ही अनरजिस्टर्ड पर्सन से ले ली तो फिर 28% से तो आपको यूं भी आरसीएम भरना पड़ेगा। मान लो मैम 100 में से 60 हमने यूआरपी से लिया, देन हमने 60 हमने आरपी से लिया और 40 हमने यूआरपी से लिया, पर उस 40 में हमने क्या किया मैम? 10 रुपीज का सीमेंट यूआरपी से लिया और 30 रुपीज का अदर आइटम्स यूआरपी से लिया। देखो सीमेंट के ऊपर तो कंपलसरी आपको 28% से आरसीएम भरना ही पड़ेगा। तो मैम अब 60 + 10 70 हुआ, 80 तो मिनिमम फिर भी आरपी से लेना है, तो क्या करेंगे? इस 30 में से और 10 के ऊपर भी आपको 18% से आरसीएम भरना पड़ेगा। यानी सीमेंट यूआरपी से लेने में तो कोई फायदा नहीं है मैम, 28% जीएसटी आएगा ही आएगा। बाकी चीजों में हम फिर भी ट्राई कर सकते हैं कि भाई 20% यूआरपी से ले ले तो चले, ताकि हमारा उतना टैक्सेस बच जाए। परफेक्ट मैम। स्टार्टिंग विद सेक्शन 9(5) जो बोलता है कि ना तो सप्लायर लायबल है ना ही रेसिपिएंट लायबल है। मैम नॉर्मल फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में सप्लायर टैक्स कलेक्ट करता है, गवर्नमेंट को पे करता है। आरसीएम में रेसिपिएंट टैक्स गवर्नमेंट को पे करता है। लेकिन 9(5) में हम बोल रहे हैं ए सप्लायर तू भी हट रे, ए रेसिपिएंट तू भी हट रे, लो ई कॉमर्स ऑपरेटर जी आप आ जाओ और आके टैक्स गवर्नमेंट को कलेक्ट करके कस्टमर से पे कर दो। मैम ई कॉमर्स ऑपरेटर कौन होते हैं? जो भी ऑनलाइन कॉमर्स चलाते हैं वो सब ई कॉमर्स ऑपरेटर है। ओला, उबर, स्विगी, जोमैटो, ओयो, ट्रिवागो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, सब लोग कौन है मैम? ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं। इवन आपका खुद का वेबसाइट भी है ना, तो वो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर तो है। प्रोविजन किस पे लगेंगे मैम? अब वो देखते हैं।
नाउ जीएसटी लॉ में ई कॉमर्स ऑपरेटर रिलेटेड दो जगह पे प्रोविजंस दिए हुए हैं, एक दिया है सेक्शन 95 में और एक दिया हुआ है सेक्शन 52 में। 95 जो अभी अपन पढ़ रहे हैं एंड सेक्शन 52 हो जाता है टीसीएस। तो हम बोलते हैं जो भी सर्विसेज 95 में नोटिफाइड है ऑलवेज उसका फर्स्ट प्रेफरेंस 95 को ही मिलेगा। तो जो सर्विस 95 में नोटिफाइड है वो 95 में ही 95 की तरह टैक्सेबल होगी, इको टैक्स कलेक्ट करेगा, गवर्नमेंट को पे करेगा, उस पे फिर टीसीएस नहीं आएगा। और मैम जो सर्विसेज या गुड्स 95 में नहीं फॉल हो रहे फिर भी इको के थ्रू सप्लाई हो रहे हैं, उन सब पे क्या हो जाएगा, टीसीएस अप्लाई हो जाएगा। कभी भी सिंगल ट्रांजैक्शन पे 95 और टीसीएस एक साथ नहीं आता। फर्स्ट प्रेफरेंस 95 वाली सर्विसेज पे 95 लगाओ, टीसीएस मत लगाओ। अगर कुछ 95 से बाहर निकल गया है जिसपे 95 अप्लाई नहीं हो रहा है तो वो सारी सर्विसेज पे क्या हो जाता है, गुड्स पे क्या हो जाता है मैम, टीसीएस अप्लाई हो जाता है। मैम टीसीएस की कंप्लायंसेस करने के लिए इवन दो इको का खुद का नॉर्मल रजिस्ट्रेशन होगा ना, फिर भी खाली एज अ टीसीएस कलेक्टर एक अलग सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। ऐसा 95 में नहीं है मैम। जोमैटो, स्विगी, ओला, उबर अपने आप में रजिस्टर्ड होंगे, उसी सेम रजिस्ट्रेशन में वो लोग कंटिन्यू कर सकते हैं 95 की कंप्लायंसेस करना। तो रजिस्ट्रेशन तो चाहिए एक नॉर्मल, बस 95 के लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। जो आपका नॉर्मल रजिस्ट्रेशन होगा उसी में आप 95 की कंप्लायंसेस कर सकते हो, ठीक है मैम। और 95 की जितनी भी लायबिलिटी होगी वो सारी ई कॉमर्स ऑपरेटर को क्या करनी है, कैश लेजर से पे करनी है, क्रेडिट वगैरह आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। कौन कौन से सर्विसेज नोटिफाइड है मैम, तो हम बोलेंगे ए सप्लायर तू भी हट रे, ए रेसिपिएंट तू भी हट रे, ए सप्लायर तू भी हट रे, ए रेसिपिएंट तू भी हट रे, लो ई कॉमर्स ऑपरेटर जी आप आ जाओ, आके टैक्स कलेक्ट करो और गवर्नमेंट को पे करो। तो मैम ये जो पहली तीन सर्विसेज है, लो फॉर लोकल डिलीवरी सर्विसेज, एग्जाम्पल इंस्टामार्ट। एच फॉर हाउस कीपिंग सर्विसेज, एग्जाम्पल अर्बन क्लैप, जहां से आपने पेंटर, प्लम्बर, कारपेंटर बुलाया। मैम अगर अर्बन क्लैप से मसाज करने के लिए, हेयर स्पा करने के लिए, फेशियल करने के लिए, मेकअप करने के लिए किसी को बुलाया तो वो पर्सन कीपिंग सर्विस है। पर्सन कीपिंग के लिए 95 नहीं आता, नॉर्मल फॉरवर्ड चार्ज आएगा, सप्लाई टैक्स कलेक्ट करेगा, गवर्नमेंट को पे करेगा। अगर हाउस कीपिंग की सर्विसेज ली है तो वो यहाँ पे कवर होगी। एंड ए फॉर अकोमोडेशन सर्विसेज, यू ऑल वेरी वेल नो मैम, ओयो ट्रिवागो से रूम वगैरह बुक करना फॉर लॉजिंग पर्पसेज इन होटल, इन गेस्ट हाउस, कैंप साइट, क्लब, कुछ भी। तो मैम ये जो पहली तीन सर्विस है, लोकल डिलीवरी, हाउस कीपिंग और अकोमोडेशन, इसमें अगर ओरिजिनल सप्लायर खुद लायबल है, रजिस्टर्ड है मैम, टैक्स कलेक्ट करता है, गवर्नमेंट को पे करता है फॉरवर्ड चार्ज में, तो मैम ई कॉमर्स ऑपरेटर को जबरदस्ती 95 में टांग नहीं अड़ानी है। गवर्नमेंट बोल रही है हमें टैक्स छोड़ना नहीं है। फॉर हाउस कीपिंग, अकोमोडेशन एंड लोकल डिलीवरी सर्विसेज अगर ओरिजिनल सप्लायर खुद टैक्स कलेक्ट कर रहा है तो उसे फॉरवर्ड चार्ज में करने दो, 95 मत लगाओ। बट ऐसी शेडी सी होटल बुक कर ली मैम ओयो के थ्रू, छोटी सी सस्ती सी होटल मैम जो जीएसटी में रजिस्टर्ड भी नहीं है, तो टैक्स छोड़ना नहीं है, वहां पे ई कॉमर्स ऑपरेटर 95 में टैक्स कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को पे करेगा। So ma'am, for housekeeping, accommodation and local delivery services, इको लाइबल तभी होगा अंडर सेक्शन 95 में जब सप्लायर खुद लाइबल नहीं है। हाँ मैम, लेकिन हम बोलेंगे कि ये जो दो सर्विसेज है लास्ट की दो, विच इज ट्रांसपोर्टेशन एंड रेस्टोरेंट, जो लास्ट की दो सर्विसेज है ट्रांसपोर्टेशन एंड रेस्टोरेंट मैम, इसमें हम बोलेंगे सप्लायर चाहे रजिस्टर्ड हो, सप्लायर चाहे अनरजिस्टर्ड हो, ऑलवेज ई कॉमर्स ऑपरेटर ही टैक्स कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को पे करेगा। तो अगर मैंने स्विगी जोमैटो से खाना मंगवाया या मैंने ओला उबर से कैब बुक किया, हो सकता है रेस्टोरेंट जिससे मंगवाया वो रजिस्टर्ड हो, फिर भी मैम 95 में इको ही टैक्स कलेक्ट करेगा। अनरजिस्टर्ड है तो भी इको ही टैक्स कलेक्ट करेगा। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर और रेस्टोरेंट में ऑलवेज the e-commerce operator is going to collect and pay tax to government। लेकिन मैम दोनों में एक एक एक्सेप्शन है। ट्रांसपोर्टेशन में हम बोलते हैं कि अगर हमने इको के थ्रू ओमनी बस मंगवाया, ओमनी बस मतलब मैम ऐसी गाड़ी जिसकी सीटिंग कैपेसिटी मोर देन 6 है एक्सक्लूडिंग ड्राइवर, मतलब अगर ड्राइवर के साथ गिन लो तो मोर देन 7 सीटिंग कैपेसिटी वाली जो कार, बेसिकली वो टाइप ऑफ बस ही हो गई मैम, वो मैंने इको के थ्रू मंगवाई और मैम जो सप्लायर है वो कोई कंपनी है, तो ऐसे केस में फिर 95 नहीं आएगा। ये कंपनी खुद टैक्स कलेक्ट करेगी और फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में गवर्नमेंट को पे करेगी। मान लो कंपनी अनरजिस्टर्ड है तो टैक्स नहीं कलेक्ट करेगी, कुछ नहीं कर सकते क्योंकि 95 तो यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है मैम।
तो हम बोलेंगे ऑलवेज। मान लो ओला उबर के थ्रू मैंने स्कूटर मंगवाया, गाड़ी मंगवाई, रिक्शा मंगवाया, कैब मंगवाया, कुछ भी मंगवाया मैम, सप्लायर कोई भी है, कंपनी, इंडिविजुअल, फर्म, कोई भी मैम, हमेशा 95 आएगा, इको ही टैक्स कलेक्ट करेगा, गवर्नमेंट को पे करेगा। लेकिन अगर ओमनी बस मंगवाई जिसका सप्लायर कंपनी है, मान लो मैम पटेल टूल्स एंड ट्रैवल्स, बहुत सारी वैन्स बसेस उनके पास पड़ी है, ओला उबर के थ्रू आप पूरी बस भी मंगवा सकते हो मैम, पटेल टूर्स एंड ट्रैवल्स लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी मैम, तो 95 नहीं आएगा, कंपनी खुद टैक्स कलेक्ट करेगी, गवर्नमेंट को पे करेगी। बट मैम मिस्टर पटेल इंडिविजुअल था, 3-4 बसेस उसके पास पड़ी थी, ओला उबर से बस भेजने लग गया मैम वो, तो ऐसे केस में मैम इंडिविजुअल अगर सप्लायर है और ओमनी बस आई ना, तो 95 आएगा। सो हर केस में 95 आएगा ही आएगा। खाली अगर सप्लायर कंपनी है और ओमनी बस सप्लाई करती है तो 95 नहीं आएगा, सप्लायर खुद टैक्स कलेक्ट करेगा, गवर्नमेंट को भरेगा। ओमनी बस नहीं है तो सप्लायर कोई भी होने दो, हमेशा 95 आएगा। ओमनी बस है और सप्लायर कंपनी के अलावा कोई है तो भी हमेशा 95 आएगा। ओनली वन केस वेयर द सप्लायर इज कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट इन द इंडियन लॉज, और मैम वो कंपनी ओमनी बस सप्लाई करे मोर देन 7 विथ ड्राइवर का कैपेसिटी वाला गाड़ी, तो फिर ई कॉमर्स ऑपरेटर टांग नहीं अड़ाएगा। कंपनी रजिस्टर्ड होगी, फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स कलेक्ट करेगी, गवर्नमेंट को पे करेगी, नहीं होगी टैक्स नहीं कर पाएगी, कुछ नहीं करेंगे। राइट मैम। सेम फॉर रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट में भी मैम, रेस्टोरेंट खुद रजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड है कोई फर्क नहीं पड़ता, रेस्टोरेंट में हमेशा स्विगी जोमैटो एज इन द ई कॉमर्स ऑपरेटर ही लायबल होगा टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करने के लिए। हावेवर मैम मैंने ऐसे रेस्टोरेंट से खाना मंगवाया जो स्पेसिफाइड है, मैम स्पेसिफाइड किसको बोलेंगे, या तो मैं खुद डिक्लेयर कर सकती हूँ, मतलब अगर मुझे FY 26-27 के लिए स्पेसिफाइड रेस्टोरेंट बनना है तो मैं क्या करूंगी, 1 अप्रैल 2026 से साल चालू होता है ना मैम, मैं 1 जैन से लेके 31 मार्च 26, मतलब ये साल शुरू होने के पहले का जो लास्ट क्वार्टर है, जैन से मार्च के बीच में कभी भी डिक्लेयर कर सकती हूँ कि मेरे को स्पेसिफाइड प्रीमाइस बना दो। मैं नहीं चाहती इको मेरा टैक्स कलेक्ट करे, मैं खुद कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे कर दूंगी। या तो मैम पहली बार नया रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हो, आपको एक्नॉलेजमेंट मिलता है, उसके 15 दिन में आप डिक्लेयर कर दो भाई मेरे को स्पेसिफाइड प्रीमाइस ही बनाना। या तो फिर मैम आप कंपलसरी एक स्पेसिफाइड प्रीमाइस बन जाओगे जब आप एक ऐसा रेस्टोरेंट हो जो किसी होटल में है मैम, होटल के साथ लेटस से मैरियट हो गया या हयात, ऐसी कोई बड़ी होटल है मैम, जिस होटल में अगर मैं रूम बुक करने गई तो पिछले साल 7,500 से महंगा कोई भी रूम एक दिन के लिए उस होटल ने दिया था, वैसे होटल के रेस्टोरेंट से अगर खाना मंगवाया, ऐसा रेस्टोरेंट जो किसी होटल के अंदर है और मैम वो होटल इतनी महंगी है कि पिछले साल वहां पे जो रूम है, कोई भी रूम, अगर मल्टीपल रूम है अलग अलग रेट के, तो कोई भी एक भी रूम अगर आपने मोर देन, दिस इज नॉट मोर देन इक्वल टू, दिस इज मोर देन, कोई भी रूम अगर आपने मोर देन 7,500 रुपीज में एक दिन के लिए दे दिया था, तो आप इस साल ऑटोमेटिक स्पेसिफाइड पर्सन बन जाओगे। इस साल का नहीं देखना है आपको, प्रीवियस ईयर का देखना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर अगर आपने कोई भी रूम मोर देन 7,500 पे दे दिया था, या आप नया रजिस्ट्रेशन लेते टाइम 15 दिन में खुद डिक्लेयर कर रहे हो, या फिर साल शुरू होने के पहले लास्ट क्वार्टर में आपने खुद ने डिक्लेयर कर दिया कि आपको स्पेसिफाइड प्रीमाइस बनना है, तो ऐसे केस में आप खुद टैक्स कलेक्ट करोगे, गवर्नमेंट को पे करोगे, इको टांग नहीं अड़ाएगा। इसके अलावा हम बोलेंगे मैम कि हर सिचुएशन में रेस्टोरेंट सर्विसेज के लिए ई कॉमर्स ऑपरेटर ही लायबल होगा टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करने के लिए। यहाँ पे एक टर्म यूज होता है मोर देन 7,500 और इक्विवेलेंट। वो इक्विवेलेंट का मतलब मोर देन इक्वल टू नहीं है, यहाँ पे मोर देन ही आएगा। इक्विवेलेंट मतलब कि मैम रूम पूरे दिन के लिए नहीं, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए दिया मैम 1,000 रुपए में, तो इक्विवेलेंट निकालो कि 5 घंटे का 1,000 रुपए है, तो फिर पूरे दिन का क्या होगा, क्या वो मोर देन 7,500 हो रहा है, हाँ तो स्पेसिफाइड, नहीं तो नॉट स्पेसिफाइड। तो द लॉ सेज मोर देन 7,500 और इक्विवेलेंट, which do not mean more than equal to 7,500. No, it is not same. इक्विवेलेंट मतलब अगर रूम पूरे दिन के लिए नहीं दिया है तो पूरे दिन का इक्विवेलेंट आप रेंट निकालो और उसे चेक करो कि वो मोर देन 7,500 है कि नहीं। राइट मैम। लोकल डिलीवरी, हाउसकीपिंग, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड रेस्टोरेंट, 5 सर्विसेज 95 में आती है। पहली तीन हम बोलेंगे अगर ओरिजिनल सप्लायर खुद लायबल है तो वही टैक्स कलेक्ट करेगा, गवर्नमेंट को पे करेगा, इको को कुछ नहीं करना। लेकिन लास्ट की 2 सर्विसेज में भले सप्लायर रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, ऑलवेज ई कॉमर्स ऑपरेटर ही टैक्स कलेक्ट करता है, गवर्नमेंट को पे करता है। लेकिन ओमनी बस कंपनी ने सप्लाई करी है तो वो
फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स कलेक्ट करेगी, गवर्नमेंट को पे कर देगी। और स्पेसिफाइड रेस्टोरेंट है तो वो स्पेसिफाइड रेस्टोरेंट भी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स कलेक्ट करेगा, गवर्नमेंट को पे कर देगा। फिर इको को टांग नहीं अड़ाना है, राइट मैम। मैम मान लो कोई रेस्टोरेंट है, अभी स्विगी के थ्रू मैंने क्या करा, उस रेस्टोरेंट से खाना भी मंगवा लिया, एंड स्विगी जिनी है मैम, वो जैसे मान लो ढाबे की, वो हाईवे की होटल्स होती है, रेस्टोरेंट्स होते हैं जहाँ पे मैम खाना भी मिलता है, छोटे मोटे टॉयज की चेन्स, बुक्स वगैरह भी मिलती है। तो मैंने क्या करा, एक सिंगल ऑर्डर में उस रेस्टोरेंट से खाना, कीचेन, बुक सब मंगवा लिया। मैम रेस्टोरेंट तो 9(5) में आता है, बट कीचेन और बुक 9(5) में नहीं आता है। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट बोलती है कि वो रेस्टोरेंट को 2 सेपरेट बिल बनाने पड़ेंगे। जो भी अमाउंट कीचेन, बुक, गॉगल्स, टी शर्ट किसी भी चीज का है वो सेपरेटली बिल होगा, वो सेक्शन 52 TCS में जाएगा। और मैम जितना भी रेस्टोरेंट का बिल बन रहा है ना सिंगल ऑर्डर में, वो आपको अलग बनाना है। और रेस्टोरेंट के बिल के ऊपर क्या लग जाएगा, सेक्शन 95 लग जाएगा, जहां पे इको टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दे देगा। तो अगर हम बोलते हैं सेम ऑर्डर में दूसरी गुड सर्विसेज भी ऐड हो जाती है तो रेस्टोरेंट हैज टू बिल सेपरेटली। दूसरी चीजों पे नॉर्मल TCS लगेगा और रेस्टोरेंट पे सेक्शन 95 में इको टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को दे देगा। मैम जो भी सप्लाईज इको के थ्रू होती है, आज अगर रेस्टोरेंट ने 500 रुपए का खाना लेटर से जोमेटो के थ्रू सेल करा है, तो वो 500 रुपए किसका टर्नओवर है मैम, जोमेटो का या रेस्टोरेंट का? ऑफ कोर्स रेस्टोरेंट का मैम। जोमेटो तो बस एक ई-कॉमर्स ऑपरेटर है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टैक्स कलेक्ट करना और गवर्नमेंट को पे करना। ना तो ये जोमेटो का सेल है, ना ये जोमेटो का परचेज है, ना जोमेटो को कोई RCM भरना है, ना जोमेटो को कोई ITC लेना है, कुछ नहीं करना है मैम। जोमेटो को प्योरली कस्टमर से टैक्स लेना है और कैश लेजर से गवर्नमेंट को पे कर देना है। ये टर्नओवर किसका होगा मैम? सप्लायर का। अगर फूड वगैरह का ITC ब्लॉक भी होता है तो वो ITC का रिवर्सल कौन करेगा मैम? रेसिपिएंट। जोमेटो के लिए ना सेल, ना परचेज, नो ITC, नो RCM, नो टर्नओवर, नथिंग जोमेटो हैज टू डू, ओनली कलेक्ट टैक्स एंड पे टू गवर्नमेंट। ये सारे सबके लिए एप्लीकेबल है मैम। सो सप्लाईज मेड थ्रू इको वो सप्लायर के ही एग्रीगेट टर्नओवर में आएगी। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए ना तो इनवर्ट सप्लाई है, ना RCM है, ना परचेज है, ना ITC करना है, अपोर्शन, एलोकेट, रिवर्स कुछ भी नहीं करना है मैम। अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर का इंडिया में फिजिकल प्रेजेंस है तो टैक्स कलेक्ट करे, गवर्नमेंट को पे करे, नहीं तो अपना रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करे। बट ई कॉमर्स ऑपरेटर ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं तो इंडिया के बाहर का हूं। लेट अस से मैम उबर बोल रहा है मैं तो इंडिया का हुई नहीं, मैं तो इंडिया के बाहर का हूं। ट्रिवागो बोल रहा है मैं तो इंडिया का हुई नहीं, मैं तो इंडिया का बाहर का हूं। आर्बिट्री एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो मैम गवर्नमेंट बोलती है कि रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करो, नहीं है रिप्रेजेंटेटिव तो खाली सेक्शन 95 में टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करने के लिए तुम्हें कंपलसरी एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करना पड़ेगा जो 95 के कंप्लायंसेस करेगा। तो अगर तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव है वेरी गुड, नहीं है तो भी तुम्हें खाली सेक्शन 95 में टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करने के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में अपॉइंट करना पड़ेगा। डन मैम। विथ दिस वी फिनिश entire section 95 e-commerce operator की services, not just 95, we actually finished the entire chapter only. 91 normal levy, 92 high speed diesel, motor spirit, natural gas, aviation turbine fuel, petroleum crude, 93 reverse charge mechanism, 94 unregistered person supplying specified goods services to specified registered person, 95 e-commerce operator। अमेंडमेंट यहाँ पे सिर्फ 95 में एक लोकल डिलीवरी नया ऐड हुआ है। और मैम जो GTA का रेट 12% था वो प्रैक्टिकली 18% हो चुका है, लेकिन ना तो मॉड्यूल में अमेंड हुआ है, ना ICI ने अपने स्टार्ट अपडेट में बोला है, तो हम उसे अभी भी 12 की तरह ही पढ़ रहे हैं। सेम फॉर सीमेंट, सीमेंट का रेट प्रैक्टिकली 18% हो चुका है मैम सेक्शन 94 में, लेकिन फिर भी ICI ने अभी तक कहीं नोटिफाई नहीं करा है, मॉड्यूल चेंज नहीं किया है, स्टार्ट अपडेट भी चेंज नहीं किया है, तो हम 28% ही पढ़ रहे हैं। हावेवर आपको लोड लेने का टेंशन ही नहीं है, क्योंकि मैम रेट्स वैसे भी ICI आपको एग्जाम में देने वाली है, रेट्स ICI वैसे भी आपको एग्जाम में देने वाली है, तो आपको उसका टेंशन लेना नहीं है। तो आप रेट काट भी दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। GTA में फॉरवर्ड चार्ज में और सीमेंट में सेक्शन 94 में जो रेट्स लिखे हुए हैं वो प्रैक्टिकली अमेंड हो चुके हैं। बुक में क्यों चेंज नहीं करे हैं मैम? क्योंकि ICI ने अभी तक चेंज नहीं करा है। सो एज पर ICI देयर इज ओनली वन अमेंडमेंट इन एंटायर चार्ज ऑफ GST चैप्टर व्हिच इज एडिशन ऑफ लोकल डिलीवरी सर्विसेज। लास्ट पेज कुछ नहीं मैम, अपने आप से पढ़ सकते हो कि अगर गुड्स है तो GST में गुड्स पे कौन कौन से रेट लगते हैं मैम। अब तो 40% भी यहाँ पे ऐड हो चुका है। सर्विसेज है तो मैम कौन कौन से रेट्स लग सकते हैं और कौन सा रेट लगाना है वो हम कैसे डिसाइड करेंगे मैम। तो गुड्स के लिए HSN कोड यूज करेंगे, सर्विसेज के लिए स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज करेंगे, ये अपन ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं।
डन मैम। विद दिस आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ आया, मजा आया और याद हुआ। हमारा पूरा का पूरा चार्ज ऑफ जीएसटी चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाता है। डन।